हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हम बात करेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो जैसे कि कल हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था और अभी तक हमने एक इंसिडेंट के बारे में पढ़ा जो कि देखने को मिलता है 14 जुलाई 1789 और उसके बाद इसी पैराग्राफ में ये लिखा गया था कि दूसरे इंसिडेंट उसके बाद भी जो राइटिंग्स स्टार्ट हुए फ्रांस के अंदर, चाहे वो सिटीज थे या फिर कंट्री साइड थे, वो फाइनली जो है दैट लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द फ्रांस, सॉरी एग्जीक्यूशन ऑफ द मोनार्क ऑफ द फ्रांस। तो उस समय का जो मोनार्क, वो किंग कौन था? अब आज के इस लेक्चर में हम उसके बारे में जानेंगे, कौन उस समय जो है फ्रांस को रूल कर रहा था और फिर क्या कंडीशंस थी फ्रांस की जिसकी वजह से फ्रांस के अंदर जो है वहां के लोगों ने रेवोल्यूशन किया। ठीक, तो देखेंगे आप, पेज नंबर 4 है इन माय बुक, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। नाउ pencil, I ask you, please, you sit with your pencil and see the line. What is line? In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. Ascended the throne of France. Ascended the throne means राज सिंहासन पर बैठना। 1774 में लुईस 16, ये राजा का नाम है, आप नोट कर लीजिए। जिस राजा की हम बात कर रहे हैं, कौन राजा था उसमें, उसका नाम था लुईस 16, इसको हम हिंदी में कहेंगे लुईस 16 ऑफ बोर्बोन फैमिली। बुर्बों वंश का जो लुईस 16 नाम का व्यक्ति जो है वो फ्रांस के राज सिंहासन पर बैठा 1774। अब देखिए, रेवोल्यूशन हो रहा है 1789, अब ये आपको पीछे लेकर जा रहा है, ठीक है ना, स्टोरी आपको वहां से पता रखनी है। He was 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antoinette. 20 वर्ष की आयु में उसकी शादी हुई ऑस्ट्रिया की प्रिंस, राजकुमारी, प्रिंसेस, जिसका नाम था मैरी एंटोनिटी, मतलब उसकी वाइफ का नाम था मैरी एंटोनिटी। और फ्रांस के साथ अगर आप देखें तो ऑस्ट्रिया राज्य लगता था और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ उसकी आयु 20 वर्ष की आयु में शादी हुई। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। लेकिन जैसे ही वो राजा बना तो क्या देख पाता है वो, द न्यू किंग, जो नया राजा जो बना, लुईस 16 जब राजा बना, फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, तो उसने जो है क्या पाया कि खजाना जो है, ट्रेजरी जो है, जो देश का जो खजाना है वो तो खाली है, उसमें तो धन ही नहीं है। So long years of war had drained the financial resources of France. अब ये जो लाइन लिखी हुई है क्या समझा रही है आपको कि जो खजाना खाली होने के पीछे वजह क्या थी, तो ये पॉइंट आप नोट कर लें, या ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द एम्प्टी ट्रेजरी ऑफ फ्रांस। तो ये पॉइंट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहला क्या लिखा है इसने, कहता लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, सॉरी। तो बहुत सारे जो उसमें युद्ध हुए, उन्होंने जो है फ्रांस का जो क्या था, जो फाइनेंशियल सोर्स थे, जो भी जो पैसा था, वो कहीं ना कहीं वो उसका खत्म कर दिया था। एडेड टू दिस, और इसमें और चीज जोड़ते हुए दूसरा पॉइंट आ रहा है, वाज व्हाट, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस, पैलेस होता है महल, ऑफ वर्साई। और उसमें दूसरा जो पॉइंट था वो था कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट, जो भव्य जो दरबार लगता था उसकी जो कॉस्ट, उसके रख रखाव के लिए जो पैसा मतलब लगता था, वहां पर भी उसकी वजह से भी जो आ, क्या था, यस, फ्रांस के जो राज्य की जो ट्रेजरी थी वो खत्म हो चुकी थी, ठीक है। और ये कहाँ था ये महल,
एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साई। वर्साई पेरिस से थोड़ा दूर, ठीक है। अंडर लुइस 16 और लुइस 16 के रूल में ही हम देखते हैं कि फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। और उसी समय लुइस 16 के समय फ्रांस ने जो है वो 13 अमेरिकन कॉलोनियों की वो फ्रांस हेल्प कर रहा था उनकी आजादी के लिए, पैसा भेज रहा था। अब अमेरिका कहाँ है आपको पता होगा, तो थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। और वो जो अमेरिकन कॉलोनीज का जो संघर्ष था वो किसके खिलाफ हो रहा था? ब्रिटेन। आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन के अंडर ही अमेरिका जो है वो उस समय था और फ्रांस नहीं चाहता था। फ्रांस, क्योंकि ये राजा लोग जो थे वो एक दूसरे से झगड़े करते रहते थे, इनकी लड़ाइयां थी, ऊपर भी लाइन लिखी हुई है। एक तो उस समय बहुत सारे युद्ध लड़े जाते थे, उसमें फ्रांस का पैसा बहुत सारा जो है वो खत्म हो गया था। फिर राजाओं की जो शान शौकत थी उसकी वजह से जो वहां के जो राजमहल के जो दरबार था उसकी उसके रख रखाव के लिए जो है वो कॉस्ट उनको पे करनी पड़ती थी, उसमें पैसा जाता था। और तीसरा इसने यहाँ पर पॉइंट दिया है कि फ्रांस ने जो है वो उसमें अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प कर रहा था, फ्रांस अमेरिका के अंदर, ताकि वो किससे आजाद हो जाएं? उसका जो शत्रु था, उसमें शत्रु राज्य था और वो था ब्रिटेन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 1776 में जो है वहां पर डेमोक्रेसी जो है वो स्टैब्लिश हो गया था अमेरिका में, ठीक। तो वहां पर भी पैसा लगा हुआ था। तो ये 3 पॉइंट आपने बच्चे ध्यान रखने हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला ऊपर लिख दिया है, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, मैं एक एक पॉइंट में बोल रहा हूं। दूसरा, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्सटेंडेड कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साई। और तीसरा, हेल्प ऑफ द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन। ओके, तो ये 3 मेन पॉइंट हैं, आप लाइनें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट इट, द वॉर एडेड more than a billion libras to a debt that had already risen to more than 2 billion libras। लिब्रे क्या है? लिब्रे उस समय की करेंसी का नाम था, ठीक। तो कहता अब ये सब जो भी युद्ध हो रहे थे, इन्होंने 1 बिलियन लिब्रे और जो है वो ऋण चढ़ा दिया, जो कि पहले ही फ्रांस के ऊपर जो है 2 बिलियन लिब्रे जो है वो चढ़ चुका था। लैंडर्स होते देने वाले, जिन्होंने पैसा दिया था। लैंडर्स who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans। जो भी जिन्होंने भी पैसा दिया था स्टेट को, राज्यों को, फ्रांस को, उन्होंने भी अब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर लेना शुरू कर दिया? 10%, ठीक है। आपका कोई निश्चित आय है, आपने ली है, जैसे बैंक है, बैंक से अगर यदि आप कर्ज ले लेते हो तो बैंक जो है फिर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसका उस पैसे को आपसे लेता है वापस, ठीक है। तो उस समय देने वाले जो थे वो अमीर लोग होते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम देखते हैं व्यवस्थाएं कि जिन्होंने भी पैसा दिया था, राजा को पैसा दिया था, उन्होंने भी राज्यों को पैसा दिया था, फ्रांस को पैसा दिया था, उन्होंने भी अपने उस लोन के ऊपर जो है 10% चार्ज करना शुरू कर दिया। सो the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone। और अब हम क्या देखते हैं कि जो फ्रांस की सरकार थी, सरकार कौन थी? सरकार ऐसी तो नहीं थी, डेमोक्रेसी थोड़ी ना थी वहां पर, उस समय तो राजा था। तो फ्रांस का जो भी राजा था उस समय, फ्रेंच गवर्नमेंट था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मजबूर हो चुका था अपना बहुत सारा पैसा जो है वो एक इन पेमेंट्स, इन जो भी ये आपका ना जो क्या लिखी हुई लाइन, टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स लोन। जो ये इंटरेस्ट पेमेंट्स के रूप में जो पैसा पे करना पड़ रहा था, इसके लिए उसकी मजबूरी बन चुकी थी। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, और अपने रोजमर्रा के एक्सपेंसेस को चलाने के लिए। अब ये एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं राज्य के,
किसी एक देश के जैसे कि खर्चे होते हैं, जैसे कि सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, आपको देश के लिए आर्मी रखनी पड़ती है, कोर्ट हैं, दरबार हैं, ठीक है जी, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, स्कूल यूनिवर्सिटीज हैं, तो इन सब के लिए भी कहीं ना कहीं जो है वो खर्चे जो है वो राज्य को करने पड़ते थे, फ्रांस को करने पड़ते थे। एंड द स्टेट वॉज फोर्स टू, अब इन सबको चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस, राज्य को जो है वो टैक्स जो है वो अब बढ़ाना उसके लिए मजबूरी बन चुकी थी। आपको पता है टैक्स से ही जो है क्या होता है, सरकारें अपना काम चलाती हैं। आज भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, हम लोग जो हैं वो क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। वो टैक्स किसके पास जाता है? टैक्स मतलब पैसा देते हैं, हमारे पास जो भी एसेट है उसका हम टैक्स पे करते हैं, और फिर वो पैसा इकट्ठा होता है सरकार के पास, सरकार उसको डेवलपमेंट के कार्यों में लगाती है। जितनी भी आप देखते हैं नौकरियां हैं या और कोई भी काम चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं ये, ऐसे जैसे सारे काम जो हैं उन्हीं सी पैसे से जो है वो फिर सरकार लोगों के ऊपर खर्च करती है। ये सिस्टम है। तो राजाओं के समय भी ऐसी व्यवस्थाएं थी, और इन सब के लिए जो है अब क्या था, क्योंकि राज्य के पास तो पैसा था नहीं, राजा ने क्या देखा कि राज्य में तो ट्रेजरी में तो है नहीं, एम्प्टी ट्रेजरी है, तो अब इन सभी खर्चों को निपटारे के लिए उसको जो है वो क्या करना था, टैक्स जो है वो बढ़ाना उसकी मजबूरी हो गई थी। बात समझ गए? आगे देखिए, देयर येट इवन दिस मेजर वुड नॉट बी सफाइस्ड, लेकिन ये सारे जो भी कदम थे ये भी कहीं ना कहीं क्या थे, सफाइस्ड मीन्स मतलब सफिशिएंट नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उस समय, अगली लाइन जो आ रही है, फ्रांस की सोसाइटी को समझना हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहते हैं फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी, हम कब की बात कर रहे हैं, आज हम कौन सी सेंचुरी में हैं? 21st सेंचुरी में है ना हम, 2020 सही है कि नहीं? तो एक हम आगे का बोलते हैं, तो 18 मीन 1789 की बात कर रहे हैं हम। द फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट, नोट कर लो ये लाइन, और एंड द ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस। और अब इस चीज को समझने के लिए हमारे को उस समय ये भी ध्यान में रखना होगा कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, फ्रांस का समाज कैसा था। तो फ्रांस का समाज ये कह रहा था कि उस समय जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में बटी हुई है। ये लाइन आपको ऐसे ध्यान में रखनी है, और सिर्फ जो मेंबर्स थे, ओनली द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट पे टैक्सेस, जो थर्ड स्टेट्स के मेंबर थे वही जो है वो टैक्स जो है वो पे किया करते थे। इस चीज को बेहतर समझने के लिए आप राइट साइड देखिए क्या दे रखा है, ये चार्ट आपको दिख रहा है, इसमें फर्स्ट स्टेट्स को बुलाया जाता था क्लर्जी, ये आपको याद करना है। दूसरा स्टेट था नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट्स, अब ये थर्ड स्टेट्स, ये जो मेंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं, यही जो है वो टैक्स देते थे उस समय की व्यवस्था के अनुसार, ठीक है ना? तो वो ये थर्ड स्टेट में कौन आता था, जैसे उसमें थोड़ा अच्छा बिजनेस करने वाले थे, बिग बिजनेसमैन भी थे, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स एक्सेट्रा, एक तो वर्ग ये था। दूसरा उससे कम पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, किसान और कारीगर, और उससे भी कम जो बोलते हैं ना बस आज खाया और आज का आज ही खत्म, जिसमें स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स। सो इस प्रकार से ये थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स को हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेट्स क्लर्जी, सेकंड नोबिलिटी, थर्ड स्टेट्स में ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। और अगली लाइन भी देख लें क्या है, कहता द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स was part of feudal system that dated back to the middle ages। और उस समय ये जो सोसाइटी, ये समाज जो था वो कहीं ना कहीं फ्यूडल सिस्टम का एक हिस्सा था, और इस फ्यूडल सिस्टम की शुरुआत मिडिल एजेस से हो चुकी थी। क्या था ये मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा। द टर्म ओल्ड रिजीम इज यूजुअली यूज्ड, इसको भी आप नोट कर लें, to describe the society and institutions of France before 1789। और रिजीम होता है वैसे रूल, तो ये
जो भी ओल्ड रिजीम एक टर्म यूज हुई होगी चैप्टर में, जब भी ये आएगी तो आप समझ लेंगे इसको कि ये जो है 1789 से पहले की जो भी व्यवस्था थी उसको ओल्ड रिजीम जो है वो चैप्टर के अंदर कहा जा रहा है। ठीक है, पुरानी व्यवस्था पुराने रूल के अनुसार। क्लियर है जी। तो मैं अब आपको यहां पर ये बताऊंगा कि फ्यूडल सिस्टम क्या था। फ्यूडलिज्म क्या था कि उस समय कैसी व्यवस्थाएं थी कि राजा होते थे। राजा जो है वो उनको सर्विस देते थे लॉर्ड्स, जो ठीक है जी, नोबल्स। तो वो उन्होंने वो अपनी जो संपत्तियां थी, जमीनें थी, वो उनको दे रखी थी। और वो आगे जो है पीजेंट्री जो मेंबर्स हैं, ठीक है ना, किसान वर्कर्स जो भी आएंगे, वो उन नोबल्स के अंडर काम करते थे। मतलब वो उनसे काम लेते थे और वो सिर्फ वो वहां से उनसे काम लिया जाता था, उनकी एक्सप्लॉयटेशन भी होती थी, एक्सप्लॉयटेशन ही थी। और नोबल्स के थ्रू जो है वो नोबल्स जो है वो उस सारी चीज के लिए राजा को टैक्स देते थे। मतलब रियल वर्किंग जो है वो कहीं ना कहीं इन नोबल्स के साथ ही के द्वारा ही समाज के अंदर चलती थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत मिडिल एजेस से हुई है। और उसमें हम देखते हैं कि पीजेंट्री और वर्कर्स की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। जो एक आपने एक तो नोबल हो गए जिनको प्रिविलेजेस मिले हुए थे, फैसिलिटीज हम अभी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इनको बाय बर्थ ही मिली हुई थी ये प्रिविलेजेस। ठीक है ना, फैसिलिटीज जो भी थी जिनको हम कहेंगे प्रिविलेजेस मींस फैसिलिटीज। और क्लर्जी, धर्म के नाम पे चर्च, जो आपको पता है यूरोप में, ठीक है ना, तो धर्म में भी राजा लोग हस्तक्षेप नहीं करते थे। और पादरी वर्ग जो था, क्लर्जी जो हो जिनको कहा गया है, उनका भी एक अपना बोलबाला था। तो ये दोनों ही ये जो स्टेट्स थे, क्लर्जी और नोबिलिटी, ये स्पेशल प्रिविलेजेस जो है वो एंजॉय करते थे बाई बर्थ। ठीक है, तो ये बात अभी आएगी इसमें। तो यहां तक आपको ये चैप्टर समझना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अभी तक हमने आज क्या किया, मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर दूं कि हमने ये जाना कि उस समय राजा कौन था। कि सबसे ये बात तो हमें पता लग गई है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, ठीक। लेकिन उस समय राजा कौन था? राजा का नाम था जी, यस, लुइस 16 बोर्बो डायनेस्टी का, वो डायनेस्टी मींस वंश का वो राजा था। असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन 1774। सही है जी। उसकी वाइफ का नाम, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज वाइफ? यस, मैरी एंटोनिटी। शी वाज ऑस्ट्रियन princess. Okay, now I told you what the reasons behind the empty treasury of France. तो वो आप सुन लें दोबारा से। 3 पॉइंट्स मैंने इसमें आपको दिए हैं और ये तीनों ही पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। करेंसी क्या थी? लिब्रे। ठीक है ना, तो लिब्रे। उसके बाद और अपने एक्सपेंसेस को, जो भी रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, उनको चलाने के लिए जो भी उसकी कॉस्ट ऑफ, जैसे कि मेंटेनिंग आर्मी है, कोर्ट है, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस थे, यूनिवर्सिटीज थी, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। राज्य को जो है वो टैक्स बढ़ाना था, उसकी मजबूरी हो गई थी। लेकिन उस समय जो टैक्स जो पेयर थे वो थे ओनली द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट, बिकॉज फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। फर्स्ट वाज क्लर्जी, सेकंड नोबिलिटी एंड थर्ड में आपने थर्ड स्टेट में देख लिए, ये आपको दे रखे हैं राइट साइड में कौन कौन है, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये एक फ्यूडल सिस्टम में जो है समाज जो है वो चलता था। और ये जो भी सिस्टम था बिफोर 1789, इसको ओल्ड रिजीम के नाम से जाना गया। ठीक, तो यहां तक आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है और आप इसको अच्छे से कर लीजिए। Till then, stay healthy, stay fit. Thank you very much. Thanks.